तो इस वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे और हम लोग एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 10 है ग्रेविटेशन, इसको फॉलो करेंगे। और इसका पहला वाला जो हाफ सेक्शन है, यानी इसमें ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसके मोशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। सेकंड वाला जो पार्ट है इसमें बॉयंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसके बारे में एक और वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये एक क्यूरियोसिटी आती है या एक क्वेश्चन आता है कि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ें क्यों। तो ऑफ कोर्स आपको इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है। तो एग्ज़ाम देना है तो उसको जानना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, तो आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कर पाएंगे। और फिर एग्ज़ाम पे कभी कभी कुछ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको कर पाना चाहिए। आपकी कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर पाएँ। तो हम ट्राई करेंगे कि आपको यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल से क्वेश्चंस भी करा दें। और इसके अलावा अगर आपकी क्यूरियोसिटी है और आप मान लिए कि अगर आगे कभी गए, तो अगर आप मान लिए इंडिया में है, इसरो में काम करना चाहते हैं, तो इसरो रॉकेट छोड़ता है, तो वहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती हैं। जब आप रॉकेट्स के ऊपर उठते तो उस पर ग्रेविटेशन सबसे पहला और सबसे बेसिक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ के बीच में लगने वाले फोर्स की बात की जाती है। तो उसमें जो है ग्रेविटेशन का रूल पढ़ना जानना जरूरी है। इसके अलावा और भी चीज़ जाननी थी। इलन मस्क की एक कंपनी, अगर आपने सुना होगा, उसको स्पेस एक्स करके बोलते हैं। इलन मस्क की और भी कंपनी है, उसमें एक कार की कंपनी है, वो टेस्ला इलेक्ट्रिक कार है, वो काफ़ी पॉपुलर कार है। तो लेकिन जो स्पेस एक्स में एलन मस्क का प्लान है कि बहुत सारे लोगों को अब हम स्पेस में ले जाएंगे, स्पेस ट्रैवल कराएंगे। अगले 3-4 साल में हो सकता है वो प्लान शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद से एलन मस्क का प्लान है कि हम मार्स पे, मंगल में रॉकेट से लोगों को पहुंचाएंगे। उसमें काफ़ी टाइम लगेगा जाने में। तो जब फील्ड्स पे काम करते हैं तो ये आप ग्रेविटेशन, इसके रूल, सबसे पहला बेसिक रूल जिसको आपको जानना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जाननी होंगी। अगर अब जैसे कि अभी हम इसी लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो मोशन होगा। तो उसमें जैसे ड्रोन का अगर बाय द वे अगर आप कभी डिज़ाइन करेंगे बाद में, तो ड्रोन जब चलेगा, मान लिया कि फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए उसका जो पंखा चलाना पड़ेगा वो किसी स्पीड से चलाना पड़ेगा। तो उससे कैलकुलेशन में इस तरीके की चीज़ें काम आ सकती हैं। तो ये सारे कुछ साइंस और इंजीनियरिंग के एरियाज हैं, बहुत लिमिटेड है। ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग इसी पे काम करेंगे। जैसे कि सॉफ्टवेयर का फील्ड तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग उसको पढ़ सकते हैं, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो क्यूरियोसिटी वाला पॉइंट, यही मुझे ये दिखता है जिससे कि सारे लोगों को, और ये ट्रेडिशनली पढ़ाया जा रहा है और ये फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो सारे फिज़िक्स के लोगों को इसको पढ़ना पड़ रहा है। जो मुझे और इससे ये लगता है कि जब एक टॉपिक को पढ़ करके उसकी प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी डेवलप होती है, ऐसा लग रहा है। बट एट द सेम टाइम मेरा ये मानना है कि इसमें इसको पढ़ने से हर आदमी जो पढ़ रहा है उसके लाइफ में इस पढ़ाई का यूज़ नहीं होने वाला है। इस चीज़ को मैं मानता हूँ, और इस कमी को, इस एजुकेशन सिस्टम को दूर करने का अभी मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अभी हम आपकी एग्ज़ाम की तैयारी करा देते हैं, और बाद में कभी कुछ फ्यूचर में हो सकता है कि ये चीज़ें ठीक होगा, आपके सिर्फ वही पढ़ना पड़े जिसकी कि आपकी ज़रूरत पड़े। क्योंकि आज के डेट में सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो आपको अपने से अननेसेसरी गैदर नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन अभी जो है हम फोकस कर रहे हैं वापस ग्रेविटेशन पे। तो न्यूटन ने ये देखा कि एक एप्पल के पेड़ से एप्पल जब गिरता है तो इसमें एक फोर्स होता है, वो फोर्स की वजह से वो गिरता है। और उसको जब उन्होंने और सारे डेटा निकाले और देखे, तो ये पाया कि एक जनरल रूल उन्होंने निकाला जिस पे कि हर जगह पे लागू होता है। और वो रूल ये है कि कोई भी दो पार्टिकल्स हैं जो कि मासेस हैं, कोई मासेस हैं, उनके सिर्फ मास होने की वजह से एक दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है। और वो जो फोर्स है, वो फोर्स उनके मास पे डिपेंड करता है। वो जितने भारी होंगे वो फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि ये फोर्स को अगर हम डबल कर दें तो फोर्स डबल हो जाएगा, इस फोर्स को ट्रिपल कर दें तो भी फोर्स ट्रिपल हो जाएगा। तो इन दोनों के मासेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये पहला नियम दिया। दूसरा नियम ये दिया कि जितने पास आते जाएंगे वो फोर्स बढ़ता जाएगा, और वो उसके बहुत तेजी से बढ़ेगा। यानी कि आपने डिस्टेंस घटाई, डिस्टेंस को आधी कर दी, तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा। इस रूल को बोलते हैं कि इनवर्स लॉ के हिसाब से फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और इन दोनों को कंबाइन करके जो रूल आता है,
उसमें ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हट जाता है, तो वो नियम आता है F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। और ये कांस्टेंट G है, इसका एक स्पेसिफिक नाम है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं कि ये जो नियम है, ये नियम दुनिया के किसी भी दो पार्टिकल्स के लिए है। वो सन और अर्थ के बीच में भी है, वो मून और अर्थ के बीच में भी है, और वो दोनों कोई भी इस तरह के दो पार्टिकल्स आपस में हैं खड़े हैं, इनके बीच के लिए भी वो सेम रूल है। और जब ये जो जी की वैल्यू है, ये थोड़ा सा इसको जान लेना जरूरी है। इस जी की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू तो 6.78 करके होती है, बट हम इसको जनरली 6.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 रखेंगे, यानी कि ये कोई काफ़ी छोटी वैल्यू है। इसकी काफ़ी छोटी वैल्यू होने की वजह से अब आप ये देखिए कि अगर हम मास मान लिया कि 1 kg है और डिस्टेंस मान लिया कि उनको 1 kg की डिस्टेंस पे हमने रख दिया, एक रियलिस्टिक फिगर हो सकती है, तो आप देखेंगे कि ये जो रखने वाला फोर्स है वो काफ़ी कम आएगा। 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन आएगा, काफ़ी कम ये फोर्स होगा। ये जी की वैल्यू की वजह से ऐसा होता है। तो कोई अगर छोटे छोटे दोनों पार्टिकल्स हैं तो ये फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, यानी कि रियल लाइफ में ये दोनों फोर्स अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इतने कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में अगर इसमें से 2-4 इलेक्ट्रॉन इधर रगड़ करके इधर उधर कर दीजिए तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स काफ़ी कंपेरेटिवली बड़ा होगा। दूसरी चीज़ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब पूछी जाएगी वो जी की यूनिट्स पूछी जाएगी। तो जी की यूनिट्स हम कैसे निकालेंगे? तो जी की यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास इंटू एम एम इंटू एम। तो यूनिट ऑफ जी अगर हमको निकालना पड़ेगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिट ऑफ फोर्स और फिर मल्टीप्लाइड बाई यूनिट ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ एम एंड यूनिट ऑफ मास। और अगर फोर्स को हम न्यूटन में नापते हैं, डिस्टेंस को मीटर स्क्वायर में नापते हैं और मास को हम केजी स्क्वायर में नापते हैं, तो यहाँ से जी की यूनिट निकल के आ गई। अब जो नेक्स्ट जो इस पे कुछ सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, और एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हमने अभी कर दिया, और एक हम एक सिंपल से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बाकी आप जो बुक से पीछे जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप कर लीजिएगा। मान लिए कि दो पर्सन्स हैं, वो थोड़े से हैवी वेट टाइप के हैं, वो 100 kg उनके दोनों के मास हैं, और उनको दोनों लोगों को बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा कर दिया गया। प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए 1 मीटर की, ये कोरोना को आप वायलेट करेंगे, लेकिन होपफुली उनको कोरोना नहीं होगा क्योंकि हैवी वेट लोग हैं। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, उसको हम निकाल लेते हैं। 6.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस को हमने 1 मीटर लगा दिया, तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर 4 और ये 10 टू द पावर 4 इसमें से निकल जाएगा, तो 6.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 इतना न्यूटन हो जाएगा। तो ये फोर्स हमको दिख रहा है कि ये काफ़ी कम है, शायद थोड़ा सा पास करे तो ये फोर्स थोड़ा सा और बढ़ जाए, और काफ़ी पास करने पे ये फोर्स का वैल्यू बढ़ जाए, बट मेनली ये डिपेंड करेगा ये डिस्टेंस पे, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ के बारे में। अब इसी की जगह पे लेट अस से कि अगर हमने अर्थ और मून के बीच में ले लिया, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे अर्थ का मास हमने यहाँ पे लिख दिया है, अर्थ और मून के बीच में अगर हम यहाँ पे अगर हम फोर्स को निकालना चाहें तो ये वैल्यूज हम डाल करके और हम अर्थ और मून के बीच में निकाल सकते हैं। 6.7 टू 10 पावर -11। अर्थ का अगर हम मास देखेंगे तो ये है 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 24, और मून का अगर हम मास देखें वो है 7.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 22। इनके बीच की डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, वो है 3.84 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5। ये और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। इसको कैलकुलेट करने के आप कर लीजिएगा, वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, बट हम ये देख रहे हैं कि ये जो फोर्स है ये 10 टू द पावर माइनस, इसके कंपैरिजन में ये कटने के बाद भी यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी सी फिगर आएगी, वो न्यूटन में काफ़ी हैवी वो फिगर आएगी। तो बड़े एस्ट्रोनॉमिकल जो बॉडीज होते हैं इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होता है।
यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे, जैसे कि मान लिया कि एक मास m है और दूसरा मास m है और इनके बीच का डिस्टेंस d था। हमने क्या किया, मान लिया कि पहले वाले मास को भी डबल कर दिया और दूसरे वाले मास को भी डबल कर दिया और उनको डिस्टेंस को 1/3 कर दिया। तो ये फोर्स, जो नया वाला फोर्स है वो क्या बढ़ जाएगा या घट जाएगा या कितने गुना बढ़ेगा या घटेगा, ये हमको निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले हम फोर्स को हम लिख लेते हैं F1, इसको ले लेते हैं GMM डिवाइडेड बाई d²। और इस फोर्स को अगर हम F2 लिखें तो ये जो फोर्स होगा m की जगह पर, कैपिटल M की जगह पर हम 2m लिख देते हैं, स्मॉल m की जगह पर स्मॉल 2m लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई d/3 होल स्क्वायर। अब ये जो है G इंटू 4m हो गया और डिवाइडेड बाई d² बाई 9 हो गया। और ये 9 को हम ऊपर ले जा सकते हैं और ये 9 इंटू 4 ये 36 हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा F2 डिवाइडेड बाई F1। इसमें बाकी सारी चीजें कट जाएंगी, GMM और d² कट जाएगा, हमारे पास 4 इंटू 9 बचेगा 36 टाइम। तो हमने मासेस को डबल कर दिया और डिस्टेंस को 1/3 कर दिया, तो उनके बीच पे लगने वाला फर्क 36 टाइम्स हो गया। इस तरीके से ये फॉर्मूला को याद रखिए, इस फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लीजिए और उस क्वेश्चंस को करने के बाद आप एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल कर पाएंगे। जी की वैल्यू जनरली दी रहेगी 6.7 × 10⁻11, बट उसको अगर आप करते करते अगर आपको याद हो जाए तो आपको थोड़ा सा टाइम बचेगा फॉर्मूला को, उसकी वैल्यू को बार बार देखने के लिए। तो नेक्स्ट चीज जो इसके बारे में जो हम बात करेंगे वो ये जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। यही ग्रेविटी का जो फोर्स है, इसी फोर्स की वजह से ये अर्थ है, अर्थ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है अर्थ इसको पुल करती है। और इसी अब ये चीज जो एप्पल है, ये एप्पल अर्थ पे क्यों गिरता है, क्योंकि गिरेगा वो मोशन तभी होगा जब इस पे कोई फोर्स लगेगा। और हम लोग मालूम है कि वो जो फोर्स लगेगा, अगर हमने कोई भी मास को, वो हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिसका कि मास m है, अगर ये मूव करता है किसी एक्सेलरेशन से, तो वो किसी फोर्स की वजह से लगता है और उस फोर्स की वजह से अगर इसका a एक्सेलरेशन है तो उसको m इंटू a कहते हैं। अब हमारे पास हमको मालूम है, मान लिया कि इस पार्टिकल का मास m है और अर्थ का मास कैपिटल M है, तो हमको मालूम है कि इनके बीच में मान लिया कि ये अर्थ से कुछ डिस्टेंस d पर रखा हुआ है, जिसके बीच पे जो फोर्स लगेगा वो होगा G कैपिटल M इंटू M डिवाइडेड बाई d²। ये हमारा फोर्स है। अब हमें मालूम है कि ये फोर्स की लगने की वजह से, ये फोर्स एक्चुअल लग रहा है, इसी की वजह से एप्पल जो है वो ऐसे लटका हुआ नीचे है, क्योंकि अगर वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होता तो वो फोर्स से वो एप्पल नीचे की तरफ लटक के नहीं गिरा होता। और जैसे ही वो एप्पल टूट के गिरता है तो वो एक एक्सेलरेशन से गिरने लगता है। तो इस दोनों इक्वेशन को अब हम इक्वेट कर सकते हैं, इसको बराबर कर सकते हैं। और क्योंकि ये इस अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से लिखता है, तो इस एक्सेलरेशन का एक स्पेशल नाम है, उसको हम ma की जगह पे हम mg रखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये भी एक एक्सेलरेशन है लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है g कैपिटल M इंटू M मल्टीप्लाइड बाई d² इज इक्वल टू mg। और यहां से हमारे g की वैल्यू आती है वो है कैपिटल G m डिवाइडेड बाई d²। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पार्टिकल जब फ्री फॉल ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी करता है तो वो हर पार्टिकल एक सर्टेन की एक्सेलरेशन होगी और उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, g की वैल्यू रख देते हैं। g की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻24, ये मास हो गया अर्थ का। g की वैल्यू है 6.7 इंटू 10⁻11 और अर्थ का मास है 6 इंटू 10⁻24, 6 इंटू 10⁻24 और अर्थ का जो रेडियस ऑफ अर्थ है वह 6.4 इंटू 10⁻6 और इसका आप स्क्वायर कर दिए।
अब आप एक थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये आएगा कि जी की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल को अगर हम फ्रीली, एक दो चीजें आई, एक तो कोई भी पार्टिकल है, ये पार्टिकल गिरा क्यों, क्योंकि इस पर कोई फोर्स लग रहा है। वो फोर्स क्या है, वो फोर्स है ग्रेविटी का फोर्स, ग्रेविटेशन का फोर्स, और उसका रूल है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आता है। और उसकी वजह से इन दोनों चीजों को मिला देते हैं तो इस पे एक एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ की एक सर्टेन वैल्यू आती है, और इसी को 9.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। अब इसके बेसिस पे अब ये जो फ्री फॉल ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी होती है, इसी पे बेसिस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और उनको आपको सारों को प्रैक्टिस करना है। इसके पहले वाले आप जो लॉ ऑफ मोशंस वाले में आपने पढ़ा होगा, और उसमें जो तीनों रूल, लॉ के जो रूल है, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, V स्क्वायर प्लस 2AS। ये तीनों रूल्स यहाँ भी अप्लाई होते हैं, और बस इसमें जो एक्सेलरेशन है, हम एक ही जगह पे हम यहाँ पर सबको जी रख देते हैं। और इसी के बेसिस पे देखेंगे कि इसका यूज करके हम कैसे हम प्रॉब्लम्स को करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक हमारे पास एक 3 मंजिला एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की हाइट मान लीजिए कि ये करीब करीब 5 मीटर के अराउंड या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और यहाँ पर हमने एक पार्टिकल लिया और इसको हमने छोड़ दिया, और हमको निकालना है कि यहाँ पर जब पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी कैसे आएगी। इसका इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं अगर आपके पास वीडियो कैमरा और वीडियो एडिटर हो। एक वीडियो एडिटर ले लीजिए, उसको आप ये हाइट आप नाप सकते हैं, और उसको आप एक वीडियो बना लीजिए, और वीडियो में जो ना उसके फ्रेम बाय फ्रेम चलते हैं, तो हर फ्रेम को यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए, और स्टॉप जस्ट लास्ट में जाकर के ये 2 पॉइंट के बीच में स्टॉप कर दीजिए। इनके बीच की डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, और उसका वो फ्रेम्स के बीच में जो टाइम नीचे दिखाता रहता है, टाइम को नोट कर लीजिए, और इस डिस्टेंस को डिवाइड करके आप अप्रॉक्सीमेट वेलोसिटी आप वीडियो से निकाल सकते हैं। और फिर आप इस कैलकुलेशन से निकालिए। तो कैलकुलेशन से क्या निकालना है कि यहाँ पे वेलोसिटी कैसे निकालना है। तो वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब यहाँ पर u मान लिया कि हमने 0 है, हम इसको फेंक नहीं रहे हैं, उसको एकदम स्टेशनरी से बिल्डिंग के ऊपर से हम ऐसे करके सिंपल जेंटली ड्रॉप कर दे रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई। और तो इस पे ये वाला फॉर्मूला हमारा नहीं लगेगा, हमारे पास s दिया हुआ है, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। हमने इनिशियल वेलोसिटी हमारी u 0 है, हमने उसको जेंटली ड्रॉप किया हुआ है, और g की वैल्यू हमने अभी देख लिया, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और s हमारा 5 मीटर है। तो हमने v स्क्वायर हमारे पास आ गया 2 इंटू 9.8, ये v स्क्वायर को हमने 0 कर दिया, मल्टीप्लाई s बराबर हमने 5 कर दिया, तो v स्क्वायर ये बराबर आ जाएगा 98, और इस v की वैल्यू जो आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली 10 से थोड़ी सी कम आएगी। अब मान लेते हैं कि ये 10 मीटर पर सेकेंड आती है। तो अगर आप इसको अपने कैमरा से इसका वीडियो बना करके अगर आप ये लास्ट में ऐसे इस तरीके से स्पीड निकालिएगा तो भी 10 मीटर पर सेकेंड के अराउंड आनी चाहिए। तो इस तरीके के एक तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है। एक प्रॉब्लम ये हो सकती है आ सकती है कि हमने किसी पार्टिकल को लेटर से इसको 49 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका। ये स्पीड आप निकाल सकते हैं फॉर एग्जांपल आप कैमरा से लेकर के, और हम ये पूछ सकते हैं कि ये फेंकने के बाद कितनी ऊंचाई तक जाएगा। इस पे भी सेम यही वाला फॉर्मूला रहेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, क्योंकि ऊपर जब जाएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी रुक जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हमारी v है वो 0 है। और इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाला है 49, इसको थोड़ा सा इस फिगर को कम कर देते हैं, मान लिया कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये जो है 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा माइनस। अब ये एक्सेलरेशन को जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कर रहा है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू g की वैल्यू को हम माइनस में लिखेंगे, -2 इंटू 9.8, और s हमको निकाला है, तो यहाँ से हमारा s आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ से ये मीटर में डिस्टेंस निकल आएगा।
और इस तरीके से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ये पूछा जा सकता है इस वाले पे बेस में कि एक पार्टिकल है, ये बिल्डिंग भी नहीं है, इस बिल्डिंग ये एक पार्टिकल को हमने जमीन पर खड़े होकर के और इसको हमने किसी वेलोसिटी से फेंका 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये अब ऊपर जाएगा, थोड़ी देर ऊपर जाने के बाद ये रुकेगा और रुकने के बाद ये वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा। हमको पूछा जा रहा है कि ये यहाँ से फेंकने के बाद ये कितने देर तक हवा में रहेगा। तो इसमें हम पहला वाला रूल लगा देंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 है। ऊपर जाने के बाद जहाँ पे रुका तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और g की वैल्यू हमको मालूम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t हमको निकालना है। इस फॉर्मूले में लगा दिया, 0 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस जी टी। माइनस इसलिए किया कि g नीचे चल रहा है और हमारा एक्सिस हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। यहाँ से t आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई g यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अप्रोक्सीमेटली 1 सेकेंड से थोड़ा सा ज़्यादा ये हवा में रहेगा। तो इस तरीके से इन तीनों फॉर्मूले पे कुछ करके क्वेश्चंस आते रहेंगे। इसी क्वेश्चन को हम थोड़े से और पूछ सकते हैं। ये टाइम की जगह पे हम ये पूछ सकते हैं, ये बताओ कि यहाँ पर ये कितनी दूरी चलेगा। S इज इक्वल टू, इसके बेसिस पे भी कुछ सवाल बन सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि इसको 10 मीटर पर सेकेंड के हमने वेलोसिटी से फेंका, और ये हमने ये पूछ दिया कि ये बताओ कि या इसको 20 मीटर पर सेकेंड करते हैं कि t इक्वल टू 1 पर ये कितनी दूरी चल लिया होगा। हम इसके बाद हमने एक घड़ी ले लिया और घड़ी से ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब 1 सेकेंड हो गया तो उस समय ये कितनी दूरी चल गया। उस केस पे हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर ये ख्याल रखना है जब हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो g की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर u हमने ले लिया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t हमारे पास 1 है, माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर यहाँ पे कर दिया। इसको 20 माइनस ये 4.9 आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 15 मीटर ये हमारा आंसर आ जाएगा कि 1 सेकेंड के बाद अगर हम देखेंगे तो एक अप्रोक्सीमेटली 15 मीटर तक चला हुआ। इसके बेसिस पे बहुत सारे सवाल आएंगे, इसमें करना बस यही है, इस पे ये देखना है। इसी क्वेश्चन को अगर इस तरीके से पूछे होते कि हमने बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हैं, यहाँ मान लिया कि बहुत बड़ी कुतुब मीनार पे खड़े हुए हैं, और कुतुब मीनार के ऊपर जा करके हमने इसको नीचे की तरफ फेंक दिया 1 मीटर 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से इसको नीचे की तरफ फेंका। हम पूछ रहे हैं कि 1 सेकंड के बाद में बताओ ये कितनी दूरी चलेगी। उस पर भी फॉर्मूला यही होगा, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, ये पॉजिटिव g, ये मोशन इनिशियल वेलोसिटी और g की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों ही यहाँ पर पॉजिटिव आएंगे। अब u की वेलोसिटी हमारी है 20 और 1 सेकंड के बाद हमको नापना है, और प्लस हाफ इंटू 9.8 और t हमने 1 निकाला, तो ये 20 और प्लस 4.9 24.9 मीटर ये चल गया रहेगा, क्योंकि अब हम एक्सीलरेशन के साथ चल रहे हैं तो ये दोनों जुड़ गई। इस तरह से आपको g की वैल्यू अगर इनिशियल वेलोसिटी के साथ है तो उसको पॉजिटिव g रखना है, इनिशियल वेलोसिटी के अगेंस्ट में है तो g को नेगेटिव रखना है। और भी इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू मोशन पे होंगे और ग्रेविटेशन पे, उसको आप सारा कुछ कर लीजिएगा। लास्ट में अब मेरे पास एक और क्यूरियोसिटी के लिए, अगर आपके पास क्यूरियस हैं और वो जानना चाहते हैं, और वो ये क्वेश्चंस आपके 2-3 तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़े से टेढ़े टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पे बता करके इसको ख़त्म करेंगे, आप पूरा देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन जो ये है कि ये मून है हमारे पास और ये अर्थ है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, मून और अर्थ को खींच रहा है। तो ये अर्थ, ये जो मून है, ये मून इसको अर्थ में जा करके इससे कोलाइड क्यों नहीं कर जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और दूसरा जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, ये थोड़ा सा सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। अगर आप अगले क्लास में सर्कुलर मोशन के बारे में आप और भी डिटेल में पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, बट यहाँ पर हम आपको एक थोड़ी सी एक सर्कुलर मोशन का एक हल्की सी आपका आइडिया दे देते हैं कि वो कैसे काम करता है।
कि मान लीजिए कि ये एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर हमने ये कोई एक टुकड़ा इसके ऊपर बांध दिया है और हम इसको ऐसे ऐसे करके नचा रहे हैं। अब ये नचाने की मैकेनिज्म क्या है ये आप इसको समझ लीजिए। और एक चीज आप ये देखिए कि ये लकड़ी ये भी एक रस्सी है और यहाँ पर रस्सी को आप ऐसे समझ लीजिए कि एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, रबड़ की बैंड है। और रबड़ ऐसा है कि हमने इसको हल्का सा खींचा और खींच करके छोड़ दिया तो क्या होगा कि ये जो टुकड़ा है ये आपस में ये आके जाकर के यहाँ पे टकरा जाएगा। ये वही वाला कंडीशन हो गया जैसे कि अर्थ के ऊपर कोई एक टुकड़ा होता है और ग्रेविटी से जाकर के ये पुल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट होती है। हमने इसको कोई एक इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ दे दी यहाँ से और दो काम यहाँ पे हो रहा है। एक तो ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और दूसरा जो काम ये हो रहा है कि हम इसको पुल कर रहे हैं। ये पुल जो है वो रस्सी में जो टेंशन है उसकी वजह से ये पुल हो रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये पार्टिकल ये जाना इधर चाहता था लेकिन हम कर क्या रहे हैं, ये जैसे ही थोड़ा सा आगे गया हमने इसको फिर इधर की तरफ पुल कर दिया। तो जाना था इधर लेकिन ये चला गया इधर। अब ये इसके टेंजेंट के अलॉन्ग फिर इधर की ओर चला तो फिर इधर की ओर थोड़ा सा चला। यहाँ पे ये बहुत ही थोड़े से इंटरवल पे सारा हो रहा है। फिर हमने सेंटर की तरफ इसको पुल कर दिया। ऐसे ही हर पॉइंट पे जहां पर भी ये जाना चाहता था वहीं पर हमने इसको पुल करके इसको सेंटर की तरफ कर दिया। तो ये जो सर्कुलर मोशन जो हो रहा है हर एक सर्कुलर मोशन में, इसी नहीं कोई भी सर्कुलर मोशन में एक खास बात होती है, वो ये होती है कि उस पर एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। और वो फोर्स इस केस में वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से आता है। जैसे कि पुली अभी हमने स्ट्रिंग वाले के केस में वो रस्सी के टेंशन की वजह से आ रहा था, रस्सी का टेंशन उसको पुल कर रहा था। यहाँ पर ये फोर्स ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। ऐसे ही जब हम बिल्कुल अगर सब एटॉमिक लेवल पे जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच पे जाते हैं तो ये फोर्स उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है उसकी वजह से आता है। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चारों ओर रोटेट करते रहते हैं और वो सेंटर से जैसे ये थोड़ा सा आगे गया फिर हमने पुल किया, फिर थोड़ा सा आगे गया फिर हमने पुल कर दिया। इस तरीके से ये इसकी वेलोसिटी और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इन दोनों का मिक्स होकर के ये उसके चारों ओर रोटेट करता रहता है और मून उसके अंदर फॉल नहीं करता है। ये किसका सेंट्रीपिटल फोर्स से एक्सप्लेनेशन है। दूसरा एक और क्वेश्चन ये आता है कि ये जो अर्थ है और अगर ये मास है, मास इस पे गिर जाता है लेकिन अर्थ इधर क्यों नहीं गिरता, अर्थ ये मास जो अर्थ को क्यों नहीं पुल करता, तो इसका भी रीजन ये लॉ ऑफ मोमेंटम से आता है। लॉ ऑफ मोमेंटम में क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों शुरू में ये भी स्थिर है ये भी स्थिर है। तो शुरू में जो हमारा जो मोमेंटम था टोटल मोमेंटम वो जीरो होता है। अब ये मान लिया स्मॉल मास m है और इसकी अब हमने छोड़ दिया तो ये चला, तो चलने के बाद ये इसकी वेलोसिटी हो गई m इंटू इसको हम u कर देते हैं m इंटू यू और इसकी वेलोसिटी अर्थ की वेलोसिटी है कैपिटल M इंटू इसको v कर देते हैं। अब अर्थ की वेलोसिटी हमको निकालना होगा तो हो जाएगा माइनस mu डिवाइडेड बाई कैपिटल M। यहाँ पे मानिए कि इसकी वेलोसिटी u है वो कुछ बीच में यहाँ पे आती है 1 मीटर पर सेकंड करके आती है लेकिन इसका मास अर्थ 1 kg है तो अर्थ का मास बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे हमने देखा है इसको 6 इंटू 10⁻24। तो अर्थ भी मूव करता है, ये मास इधर की तरफ मूव करेगा तो अर्थ उधर की तरफ मूव करेगा, लेकिन अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि इसकी मूवमेंट पता नहीं चलेगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी। तो ये कुछ स्पेशल केसेस है जिसके कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी क्यूरियोसिटी को। तो यहाँ से आपको करना क्या है कि आपको किताब के पीछे जाइए, सारे क्वेश्चंस पढ़िए और उनको सॉल्व कीजिए और अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए।